नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं Vivo T4X की। ये फ़ोन 15,000 से कम कीमत में आता है और हमने इसे इस्तेमाल करके देखा है। तो आज इसी के स्पेसिफिकेशंस और हमारे अनुभव पर बात करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं इसकी सबसे बड़ी ताकत से, जो हमें लगी इसकी परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ। सही कहा। इस प्राइस पॉइंट पर मतलब 15,000 के अंदर Vivo ने परफॉर्मेंस और बैटरी के मामले में काफ़ी अच्छा काम किया है T4X के साथ। हाँ, इसमें देखो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 730 चिपसेट है, जो नया है और काफ़ी पावरफुल भी। और साथ में UFS 3.1 स्टोरेज दी है, जो इस सेगमेंट में मिलना मतलब बड़ी बात है। बिल्कुल। T3X से चिप अपग्रेड तो है ही, UFS 3.1 स्टोरेज से ऐप लोडिंग और ओवरऑल स्पीड में फ़र्क महसूस होता है। हाँ, और परफॉर्मेंस टेस्ट में भी अच्छा चला ये। एंटूटू स्कोर करीब 6,75,000 के आसपास आया। स्ट्रेस टेस्ट में भी थर्मल मैनेजमेंट ठीक था, मतलब गेमिंग वगैरह में भी 40-42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया ज़्यादा। और बैटरी 6500 mAh की बैटरी है इसमें। बैटरी तो कमाल है बॉस। हमने वीडियो चलाकर देखा, 9 घंटे से भी ज्यादा चला। और नॉर्मल से थोड़ा हैवी यूज पर भी पूरा दिन निकालने के बाद अगले दिन के लिए भी बैटरी बच रही थी। ये बहुत सॉलिड है। ये कॉम्बिनेशन देखकर लगता है कि Vivo ने उन यूजर्स को टारगेट किया है जिन्हें सीधी सादी परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ चाहिए, बाकी चीजों से शायद थोड़ा समझौता करके। बिल्कुल, पर इस फोकस का असर बाकी चीजों पर कैसे पड़ता है? जैसे परफॉर्मेंस तो अच्छी है, पर हमने देखा कि BGMI जैसे गेम 60 FPS पर ही चलते हैं। अब ये चिप की लिमिटेशन है या गेम ऑप्टिमाइजेशन, ये थोड़ा क्लियर नहीं है। हाँ, ये पॉइंट है। हालांकि एक अच्छी बात ये लगी कि फन टच OS होने के बावजूद रैम मैनेजमेंट ठीक था, मतलब ऐप्स वगैरह मेमोरी में रह रहे थे। हाँ, वो सरप्राइजिंगली अच्छा था। चलो, अब दूसरी बात पर आते हैं, डिस्प्ले। हाँ, डिस्प्ले। इसमें IPS पैनल है, एमोलेड नहीं। और आजकल इस सेगमेंट में कई फ़ोन एमोलेड के साथ आ रहे हैं। तो यहाँ एक तरह का समझौता तो है ही। IPS पैनल शायद कॉस्ट बचाने के लिए लगाया गया है। करीब 10,000 50 निट्स तक जाती है इसकी पीक ब्राइटनेस भी। लेकिन रंगों की जो वाइब्रेंसी होती है ना, और ब्लैक लेवल्स, वो एमोलेड में बेहतर लगते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि T4X का पैनल खराब है। अपने आप में काफ़ी अच्छा, क्लियर और शार्प पैनल है ये। लेकिन देखो, IPS का एक फ़ायदा भी हो सकता है। वो जो ग्रीन लाइन वाली दिक्कतें कभी-कभी कुछ एमोलेड पैनल्स में आ जाती है ना, हाँ हाँ, वो तो सुना है। वो रिस्क यहाँ नहीं है। तो अगर कोई ऐसा यूज़र है जिसे सबसे चटकीले रंग नहीं चाहिए, पर डिस्प्ले सालों साल बिना दिक्कत के चले, तो शायद उनके लिए ये IPS पैनल एक प्रैक्टिकल चॉइस हो सकती है। ये एक अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए। मतलब सिर्फ डाउनग्रेड ना मानकर एक अलग तरह की ज़रूरत पूरी करने वाला ऑप्शन। और आपने कहा ब्राइटनेस काफ़ी है रोज़ के इस्तेमाल के लिए। हाँ बिल्कुल, धूप में भी विजिबिलिटी ठीक-ठाक रहती है। और हमने चेक किया, YouTube पर HDR सपोर्ट भी है और बाकी स्ट्रीमिंग ऐप्स पर HD कंटेंट भी चल रहा था। तो कंटेंट देखने में कोई खास दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो डिस्प्ले एक ऐसा एरिया है जहां यूज़र को अपनी प्रायोरिटी देखनी होगी, वाइब्रेंट कलर्स या लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। बिल्कुल। अब आते हैं कैमरा पर। कैमरा, ये अक्सर बजट फ़ोन्स का एक कमज़ोर पॉइंट होता है। T4X का कैसा लगा आपको? देखो, सीधी बात है, इस फ़ोन का कैमरा ठीक-ठाक है, लेकिन कुछ साफ लिमिटेशंस हैं, जो इस प्राइस रेंज में एक्सपेक्टेड भी है शायद। जैसे कि सबसे पहली बात, इसमें OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, सिर्फ EIS है, इलेक्ट्रॉनिक वाला। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में फ़र्क पड़ता होगा। हाँ, दिन में भी वीडियो थोड़े अस्थिर, मतलब शेकी बनते हैं, फ्रंट और बैक दोनों कैमरों से। और कोई अल्ट्रा वाइड लेंस भी नहीं दिया गया है। अच्छा, अल्ट्रा वाइड नहीं है? नहीं, मेन 50 MP सेंसर दिन की रोशनी में अच्छी डिटेल्स लेता है, फोटो ठीक आती हैं, लेकिन रात में तस्वीरें बस ओके लेवल की हैं। एक अच्छी बात यह है कि लाइट फ्लेयर्स को ठीक से कंट्रोल कर लेता है रात में। ये अच्छी बात है। पर ओवरऑल रात की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं है, और रात में वीडियो रिकॉर्डिंग तो हम रेकमेंड नहीं करेंगे। और जूम वगैरह? 1x और 2x डिजिटल जूम के बीच में रंगों में हल्का सा फर्क दिखता है, और सेल्फी लेते समय पोर्ट्रेट मोड में कभी-कभी किनारों को ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाता, मतलब एज डिटेक्शन परफेक्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर कैमरा एक मिक्स्ड बैग है, दिन के लिए ठीक पर बहुत वर्सटाइल नहीं कह सकते। 15,000 रुपये का फोन खरीदते वक्त कैमरा को शायद टॉप प्रायोरिटी नहीं रखते। सही बात है। इसमें कुछ AI फीचर्स भी दिए हैं, जैसे फोटो एनहेंस करने का या कुछ हटाने का इरेज टूल। ये शायद सोशल मीडिया पर डालने लायक फोटो बनाने में थोड़ी मदद कर दें। और वीडियो रेजोल्यूशन?
4K रिकॉर्डिंग है? हाँ, ये अच्छी बात है कि सभी वेरिएंट्स में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, लेकिन OIS न होने की वजह से, जैसा मैंने कहा, स्टेबल शॉट्स लेना मुश्किल है, तो 4K का फायदा शायद उतना ना मिले जितना मिल सकता था। समझ गया। तो कैमरा एक फंक्शनल यूनिट है, लेकिन उम्मीदें ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। एग्जैक्टली। अब आते हैं सॉफ्टवेयर और बिल्ड क्वालिटी पर। सॉफ्टवेयर, FunTouch OS में कैसा रहा अनुभव? देखो, FunTouch OS 15 है, जो Android 15 पर बेस्ड है। UI स्मूथ चलता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से भी कोई बड़े बग्स या लैग्स हमें इस्तेमाल के दौरान नहीं मिले। ये तो अच्छा है। हाँ, और अपडेट का वादा भी है, 2 बड़े एंड्रॉयड अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। रैम मैनेजमेंट भी ठीक था, जैसा हमने पहले कहा। और कॉल रिकॉर्डिंग के लिए गूगल डायलर की जगह वीवो का स्टॉक डायलर है, जो कुछ लोगों को पसंद आ सकता है। लेकिन कुछ कमियां भी होंगी। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी दिक्कत है ब्लोटवेयर। फोन सेटअप करते ही आपको हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स जैसे फोल्डर और काफ़ी सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स मिल गए हैं। वी ऐप स्टोर भी है, जो अपने नोटिफिकेशन भेजता रहता है। ओह, ये तो परेशान करने वाली बात है। हाँ, और लॉक स्क्रीन पर भी वो पोस्टर वाले एड्स आते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर ब्लोटवेयर को आप अनइंस्टॉल या डिसेबल कर सकते हैं, और लॉक स्क्रीन पोस्टर को भी बंद किया जा सकता है। पर शुरू में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है फ़ोन को क्लीन करने में। और हार्डवेयर की तरफ से कोई और कॉस्ट कटिंग? एक चीज़ जो थोड़ी अजीब लगी, वो है सिंगल माइक्रोफोन। आजकल ज़्यादातर फ़ोन ड्यूल माइक के साथ आते हैं, नॉइस कैंसलेशन के लिए। यहाँ सिर्फ एक ही है। अच्छा, इससे कॉल क्वालिटी पर असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा शोर वाली जगह पर शायद थोड़ा असर पड़े, लेकिन नॉर्मल कॉल्स में हमें कोई खास दिक्कत नहीं लगी। पर हाँ, ये एक एरिया है जहाँ कॉस्ट कटिंग दिखती है। हैप्टिक्स भी ठीक ठाक ही हैं, बहुत प्रीमियम फील नहीं देते। ओके, और बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन कैसा लगा? इतनी बड़ी बैटरी के साथ भारी तो नहीं लगता? यही तो कमाल की बात है। 6500 mAh बैटरी होने के बावजूद फ़ोन काफ़ी पतला है, करीब 8 mm। हाथ में पकड़ने में अच्छा लगता है। वजन भी ठीक से बैलेंस किया गया है। अरे वाह! और IP64 रेटिंग भी है, मतलब धूल और पानी के छींटों से बचाव रहेगा। पीछे मैट फिनिश है, तो उंगलियों के निशान आसानी से नहीं लगते। बॉक्स में एक कवर भी मिलता है। ये सब तो प्रैक्टिकल चीजें हैं। हाँ, साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो तेज और भरोसेमंद है। और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं, जो काफ़ी लाउड हैं। उनमें एक वॉल्यूम बूस्ट मोड भी है। बेस बहुत गहरा नहीं है, पर आवाज़ क्लियर और तेज है। तो सॉफ्टवेयर की शुरुआती सफाई और सिंगल माइक जैसी कुछ कमियों को अगर नज़रअंदाज करें, तो हार्डवेयर पैकेज काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, वही सवाल आता है कि क्या ये छोटे-मोटे समझौते इस फ़ोन की मुख्य ताकतों, परफॉर्मेंस, बैटरी और प्रैक्टिकल डिज़ाइन के लिए करने लायक हैं? मेरे हिसाब से ज़्यादातर यूजर्स के लिए जवाब हाँ होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम इस चर्चा को समेटें, Vivo T40X हमारे अनुभव में 15,000 रुपए के अंदर एक बहुत मजबूत दावेदार है, खासकर परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ के मामले में। बिल्कुल। डायमेंसिटी 7300 और UFS 3.1 का कॉम्बिनेशन इस प्राइस पर मिलना मुश्किल है, और 6500 mAh बैटरी तो है ही कमाल। लेकिन कुछ समझौते भी हैं। IPS डिस्प्ले है जो अच्छा है, पर एमोलेड जैसा वाइब्रेंट नहीं। कैमरा दिन के लिए ठीक है, पर OIS की कमी और रात की औसत परफॉर्मेंस इसकी सीमाएं हैं। हाँ, और सॉफ्टवेयर में शुरू में थोड़ा ब्लोटवेयर क्लीनअप करना पड़ता है, और सिंगल माइक जैसी छोटी-मोटी कॉस्ट कटिंग भी है। पर दूसरी तरफ बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, फोन पतला और पकड़ने में आरामदायक है, IP64 रेटिंग है, स्पीकर्स लाउड हैं और सॉफ्टवेयर स्मूथ चलता है अपडेट के वादे के साथ। तो नतीजा ये है कि अगर आपकी प्राथमिकता ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और बेमिसाल बैटरी लाइफ है, और आप डिस्प्ले और कैमरे में थोड़े समझौते करने को तैयार हैं, तो Vivo T40X इस बजट में एक बहुत ही आकर्षक और संतुलित विकल्प है। बिल्कुल, तो जो श्रोता इस फोन को लेने की सोच रहे हैं, वो इन सभी पॉइंट्स पर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से विचार कर सकते हैं। हाँ जी। चलिए, तो आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। धन्यवाद। धन्यवाद।